अब आप अन्ना हजारे से उनकी तुलना करने लगे। अन्ना हजारे से तुलना हो सकती है क्या उनकी? क्या अखिलेश यादव को रोक रहा है क्या? मैं कोई जाकर के धरने पर बैठ जाए, केजरीवाल जी बैठ जाए, राहुल गांधी बैठ जाए, बैठे सारे लोग जाकर के। अखिलेश यादव को सीधा सीधा आजम खान ने चैलेंज किया था, और एक नहीं 100 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी, और हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। माना यह जा रहा है, पिछले अगर चुनावों का हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो यहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नीचे आई है। 4 से 5% वोट शेयर डाउन हुआ है, और ऐसे ही विधानसभा चुनावों में भी हुआ है। तो अब इस वोट परसेंटेज को मजबूत करने के लिए और दोबारा ये चीज रिपीट ना हो, इसके लिए माना जा रहा है कि ये दौरे चल रहे हैं और लगातार योजनाएं दी जा रही है, लाभ पहुंचाया जा रहा है जनता को। देखो, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है। उसको जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना है और किस समय जाना है। जब योगी जी 55 रैली करते तब पहली रैली अखिलेश यादव ने, तो ये समाजवादी पार्टी को समझना है, सोचना है उनको। मैं कहूँ आपको वाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जहां दौरे हो रहे हैं योगी जी के, जहां जहां वहां क्या क्या कमियां रह गई हैं वो आप उठाएंगे। आप उनको वाई करने के लिए कौन बोल रहा है? आप दाएं बाएं डिबेट में जाएंगे तो आपके कार्यकर्ता भी दाएं बाएं जाएंगे। जो एंकर सवाल पूछे उनके सीधे सीधे जवाब दीजिए। अब आप भी सीधे सीधे सवाल एंकर पे या मीडिया पे करने के करके आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश जी डिंपल के पास समय नहीं है। दिल्ली में जाने के लिए समय है। एक आध बार डिंपल यादव भी मिले आती आजम खान से, अखिलेश यादव जी भी मिलाते, रामगोपाल जी भी मिलाते, शिवपाल सिंह यादव जब मिले जब दूसरा दल बना करके बैठे हुए थे। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने आजम खान के साथ हो सकता है आजम खान मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानता हूं लास्ट की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रहते हुए 3 कैबिनेट में आजम खान नहीं पहुंचे थे। अखिलेश यादव को सीधा सीधा आजम खान ने चैलेंज किया था, और एक नहीं 100 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होंगे जो नेताजी और शिवपाल सिंह यादव के अलावा वो किसी को नहीं मानते थे। तो अखिलेश जी के और आजम खान के बीच क्या है बताने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। खैर आप जो पक्ष रखेंगे, पार्टी के प्रवक्ता रखेंगे, लेकिन हकीकत से दूर भागेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने दौरे किए हैं, अखिलेश यादव तो आते भी नहीं थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, दिल्ली जाकर के मीटिंग करते थे। इसका जवाब कौन देगा? 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सबसे बड़ी पार्टी आपकी विपक्ष की पार्टी है। मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से इस प्रदेश ने 4-4 बार सत्ता संभाली है। प्रदेश की जनता की उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं। आप जितना मजबूती से तार्किक तरीके से चीजें रखेंगे, जनता आपके साथ खड़ी होगी। जितने तार्किक तरीके से नहीं रखेंगे, जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। सत्ता का परिवर्तन आप सब लोगों के हाथ में है। मीडिया सवाल सत्ता से भी पूछेगी, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, जब सत्ता सुनती नहीं है, तो विपक्ष से ही एक आसरा होता है, विपक्ष जनता की आवाजें उठाए और जनता तक पहुंचाए। इन सब बातों पर ध्यान आपको जितेंद्र जी रखना पड़ेगा निश्चित तौर से। मीडिया को तो बहुत घेरेंगे, मीडिया को घेर के कुछ नहीं पाया। मीडिया को घेर के पश्चिम बंगाल भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, ये सब चीजें जा रही हैं। हमसे आपकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी को जितने तार्किक तरीके से आप घेरेंगे, मुझे लगता है मीडिया भी आपके साथ खड़ी होगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने से जो मैंने सवाल किया, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। मेरा तो एक बहुत ही साधारण सा उनसे सवाल था कि अगर बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है तो समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? उनके पास कभी तैयारी नहीं होती। वो कहते यहाँ पर आकर कह देते हमारे पास प्लान नहीं है, हम नहीं बताएंगे। उनकी तैयारी केवल लूट है, हत्या है, दंगा है। यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। 2017 ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर। आप बताओ ना कि आपने क्या किया है, हम बताएंगे हमने क्या किया। जो कमी होगी उसको सुधार करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बिगड़ा है। लोकदल आपके साथ नहीं है इस समय, लोकदल भाजपा के साथ चला गया। आपकी आजाद पार्टी है, रावण के साथ आप क्या कर रहे हैं? तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, उसकी चर्चा आप कर सकते थे। आप भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष नए चौधरी साहब बने, उसके बाद उपचुनाव हार गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, आप सवाल खड़े कर सकते थे। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से घेर सकते थे।
अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना है, उसमें तमाम जगह गड्ढे हो गए हैं। देहरादून बना है, उसमें तमाम जगह गड्ढे हो गए हैं। उसको आप घेर सकते थे, आपके पास थे मुद्दे, लेकिन आप बहुत चर्चा नहीं करना चाहते। आपके पास केवल मीडिया से सवाल खड़ा करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। और उसकी गलती नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी ठीक से प्रशिक्षण ही नहीं दे रही इन प्रवक्ताओं को। तो आखिर में जाके जिन मुद्दों के आधार पर ये तय करेंगे कि मुद्दा कौन होगा, ये तय करेंगे कि एंकर क्या सवाल पूछेगी, ये तय करेंगे कि एंकर कब टोकेंगी, ये तय करेंगे। तो जब अब तमाम डिबेटों में सर आप किसी भी टीवी चैनल की डिबेट उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के कोई प्रवक्ता बैठे होते तो वो सीधे मीडिया पर सवाल खड़े करते, क्योंकि उनके पास सरकार पर सवाल खड़ा करने की अब क्षमता नहीं बची है, इसलिए वो मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं। और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कैसे वापसी करेंगे, उसका कोई प्लान नहीं है। सिर्फ यहां पर आकर के मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं और उसके बाद दूसरा उनके पास कोई तरीका नहीं है अपनी बात रखने का। ऐसा नहीं है। देखो, नेताजी की सरकार थी तो हल्ला बोल शुरू किया इन्होंने, अखबारों के दफ्तर जला दिए, क्या तमाम पत्रकार घायल हुए उस समय। आप इस हिसाब से मीडिया को चलाना चाहते हैं? आपके अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अखबार का एक का बहिष्कार कर दिया, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि उस अखबार को आप खरीदेंगे नहीं। मतलब क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? इनके कार्यालय से जो चीजें निकलेगी वही प्रकाशित होंगी, या जो लोग अपने मुंह से बोलेंगे वही हम लोग बोलेंगे क्या? अरे तार्किक तरीके से आप तथ्य रखिए, और तार्किक तरीके से तथ्य रखेंगे, अच्छे लगेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हमारी कौन सी भारतीय जनता पार्टी से रिश्तेदारी है? ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां से जा चुके हैं, लेकिन हमें 2027 के जो चुनाव है उसको लेकर आपसे चर्चा करनी है। और जो पश्चिमी यूपी का दौरा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात जनता को दे रहे हैं, उसको लेकर के मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ। देखिए 2024 लोकसभा में जो गिरावट आई थी, इसे हम किस तरीके से लें? शॉर्ट टर्म गिरावट थी या लॉन्ग टर्म गिरावट है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जिसको समझ चुकी है, इसलिए ये लगातार ताबड़तोड़ दौरे उस बेल्ट में हो रहे हैं? देखो, कई मुद्दे हैं इस समय आप देखेंगे। एक तो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। दूसरा, एक अशोक प्रधान जी के यहां से बड़ा आदेश निकला है, उसको लेकर के सबड़ नाराज है, उसकी कैसे भरपाई पूरी करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चंदा चोरी का बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है। यह समय रहते हुए इन्होंने उस डेंट को खत्म नहीं किया तो 2027 का चुनाव प्रभावित होगा। ये भाजपा के तमाम बड़े नेता जानते भी हैं, कहते भी हैं, ऑफ कैमरा स्वीकार भी करते हैं और उस पर रणनीति बना भी रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है, क्या यूजीसी वाले का कोई काट है इनके पास? क्या चंदा चोरी के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं इन्होंने की तो भरोसा बहुत मुश्किल होगा जनता का, तो बड़ी कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। दूसरा, 2024 के चुनाव में जो आरोप संविधान चोरी को लेकर के लगाया, संविधान खत्म करने को लगाया, उसका कोई ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी के पास है कि नहीं? या 2027 के चुनाव में कोई और फॉर्मूला ऐसा निकल के आया जैसे 2024 में निकल के आया? तो इन सब चीजों की तय भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है टिकट बंटवारे को लेकर के। 2022 के चुनाव में या 2024 के चुनाव में कुछ बड़े चेहरों को दरकिनार किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उन बड़े चेहरों को विश्वास में लिया जाएगा या दिल्ली दरबारी तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। तमाम ऐसी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि 2022 के चुनाव में आप देखेंगे तमाम मीडिया ने ये कहा, राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है, समाजवादी पार्टी बड़ा मजबूती से तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े प्रवक्ता ने मीडिया पर आरोप नहीं लगाया और उन्होंने अपनी रणनीति को बदला, तत्काल बदला उसको, और बदलाव करके 2022 का चुनाव निकाला उन्होंने। ये नहीं कहा कि मीडिया विपक्ष की भाषा बोल रही है या मीडिया अखिलेश के साथ खड़ी हो गई है या ये है। अरे मीडिया जब आपको आईना दिखाने का काम किसी भी दल को कर रही है और समझ में आएगा तो आप हमसे राय लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो विपक्ष में बैठिएगा। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं निश्चित तौर से। विपक्ष का एक जो कैरेक्टर बन गया है कि वो आलोचनाएं नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जैसे कि जो आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी कमियों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। अब यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर क्या है और समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो घटक दल हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और इंडी गठबंधन में एक बड़ा दल है कांग्रेस। कांग्रेस में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सांसद हैं जो बार बार अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर हो, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव आए तब भी उन्होंने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब भी अखिलेश की आंखें खुल जानी चाहिए।
और लगभग 200 से ज्यादा सीटों को मांगने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों को पसंद नहीं करती, मुस्लिम चेहरों को पसंद नहीं करती। तमाम उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि मुसलमान नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया। ये सब चीजें हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कह चुकी है कि इंडी गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। तो क्या और उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुआ है वो कोई भी इंडी गठबंधन ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडी गठबंधन लड़ेगा? या और राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी बना करके रखा, जैसे कांग्रेस ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं पूछा का कौन अखिलेश वखलेश, ये सब चीजें ऐसी बातें आई और इनके बाद भी एक सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं दी। हरियाणा में एक सीटें मांगी, हरियाणा में भी सीटें नहीं दी गई। तो क्या समाजवादी पार्टी वो चीजें भूल के आगे बढ़ेगी या समाजवादी पार्टी जैसे व्यवहार करेगी जैसे कांग्रेस ने उनके साथ किया है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे समय आएगा तो सब बातें खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ा चैलेंज, बस मैंने अभी बताया, यूजीसी का मुद्दा बहुत मुद्दा है। सवर्ण लोग नाराज हैं, कोई इनके पास कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका समाधान उनके पास है कि नहीं। तीसरा, अयोध्या जो कांड हुआ है, अयोध्या कांड से लोग आहत हैं, उस आहत का क्या निर्णय ये करेंगे, क्या बड़ी कार्रवाई उसमें होगी, बड़े शहरों के नाम आएंगे, यदि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो कर रही है सरकार, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। बार बार जनता में यही है कुछ बड़े लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, तो क्या बड़े लोगों के नाम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? इस बात की जिम्मेदारी, देखिए इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जनता का एक वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, हमें योगी जी पर भरोसा है, योगी जी उनको जरूर दंडित करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कोई एक बड़ा व्यवस्था इस परिवर्तन नहीं हुई, कुछ बड़े चेहरे के नाम आकर के उनको जेल नहीं भेजा गया, तो एक विश्वास भरोसा लोगों का टूटेगा। तो ये भी योगी जी की बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पास है कि 2022 के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में योगी जी, लोग बताते हैं और कहीं हद तक सही भी है कि योगी जी को साइडलाइन किया गया। योगी जी को टिकट वितरण में बहुत अहम भूमिका उनकी नहीं रही। यही था कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सर इस बार भी ऐसी सुगबुगाहट है कि योगी आदित्यनाथ का जब नाम लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो जनता को ये भी लग सकता है ना इस बार भी कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है लोगों के बीच में बहुत अच्छी है, जो जनता है वो उन्हें बहुत पसंद करती है। अगर एक बार फिर से यही र्यूमर फैल जाती है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही, तो इसका भी नुकसान हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कोई गलती करेगी, क्योंकि जब दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है योगी जी का, जो वहां के लोग बुलाते हैं और डिमांड उनकी रहती है। अधिकतर रैलियां देखेंगे आप तो ऐसे क्षेत्रों में योगी जी को भेजा जाता है जहां वोटों को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे चेहरे को मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज करने का प्रयास करेगी। हाँ, लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल खड़ा करता रहा है, सुगबुगाहट इस बात की होती रही है। और 2022 के नतीजों के बाद भी आप देखिए तत्काल शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए था, लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा शपथ ग्रहण समारोह में लगा तो तब भी सवाल कुछ खड़े हो रहे थे कि योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या योगी जी को शपथ दिलाई। ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तैयारी की, जहां अमित शाह ने 15 दिन तक डेरा डाला, जहां एक एक कार्यकर्ता से उन्होंने बात की, पूरे देश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहुंचे, ऐसा मुझे लग रहा है कि दिल्ली में ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 2027 समाजवादी पार्टी नहीं लौटी तो ये बिल्कुल कई राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार मानने के लिए तैयार है, फिर सत्ता में आना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए चंदे की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, और लगातार जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे रहते हैं, फिर ऐसे लोगों की कमी आ जाती है, तो पार्टी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। और इसीलिए यदि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या अखिलेश जी से बात की जाए तो वो कहते हैं ये चुनाव डू एंड डाई वाला है, करो या मरो की स्थिति में हम चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी उसी हिसाब से तैयारी कर रही है कि निश्चित तौर से 2027 में यदि हम चुनाव नहीं जीते तो फिर बहुत मुश्किल है हम लोगों को। और ये लग भी रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई तो लोकसभा में जो उनके सांसद हैं वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में जैसे टूट करके भारतीय एक गुट में चले गए तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी न चले जाएं। इन सब चीजों का संज्ञान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता समझते भी है, महसूस भी करते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है और यही
एक तरीका है कि अखिलेश यादव जी अब 17-18 घंटे काम करने लगे हैं, पहले इतना काम नहीं करते थे। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से मुद्दे समाजवादी पार्टी भुना पाती है। जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, उस विधानसभा चुनाव से पहले जी। भारतीय जनता पार्टी पटाक्षेप कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो पटाक्षेप नहीं कर पाएगी तो नुकसान होगा, और कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कौशिक जी, यहाँ कानून व्यवस्था का भी बहुत जिक्र हो रहा है और लगातार फेरबदल हो रहे हैं। देखिए, अभी लगातार हम देख रहे हैं 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और रोज ना रोज एक ना एक सूची सामने आ रही है तबादलों की। कानून व्यवस्था पर भी सरकार का देखिए पूरा फोकस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बार भी हो रहा है, तो हर चुनाव से पहले या 2022 के चुनाव से पहले देखेंगे तो 250 से ज्यादा एसडीएम्स के तबादले हुए थे, अभी तो 180 हुए हैं। तो एक फेरबदल होता है, काम की समीक्षा के आधार पर लोग तय किए जाते हैं, उनके नेचर को समझ लेते हैं कि वो बहुत सख्त अफसर हैं या बहुत सख्ती से जो पेश आते हैं, उनको संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाता है कि वहां कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हो, व्यवस्थाएं नहीं बदलें। तो इन सब का रिहर्सल सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स में बैठे बड़े अधिकारी करते हैं। तो हर चुनाव में, वो किसी की भी सरकार रही हो, चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर होना लाजमी है। अच्छे अफसरों की अच्छी जगह तैनाती होगी। बेकार अफसर हैं जो चला नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनको मुख्यालय से अटैच किया जाएगा या लखनऊ भेजा जाएगा या ऐसी साइडलाइन पोस्टिंग दी जाएगी जहां उनके काम चलते रहे। लेकिन हाँ, अच्छे अफसरों की तैनाती निश्चित तौर से चुनाव से पहले सरकारें करती देखिए, हैं। 2024 में ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा प्रबल रहा था कि लोगों को बहुत शिकायतें थी प्रशासन से। इस वजह से भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। सर, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल है। ये तमाम जगह से सब लोगों को था कि ब्यूरोक्रेट से आप चुनाव जितवा लीजिए, ब्यूरोक्रेट से आपके चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। इस बात का ध्यान मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रखेगी, और यही तरीका है कि अधिकतर अधिकारियों के बीच जाकर के प्रवास की बातें चल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी पत्र लिखा है कि विधायक और सांसदों को वो सम्मान देना है जैसे चीफ सेक्रेटरी को सम्मान देना है, उनका प्रोटोकॉल बताया गया है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है और वो नहीं चाह रही है कि पहले ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ हावी हैं, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसको स्वीकार भी करते हैं, बिल्कुल। इसका इलाज पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत करना बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और
और एक नहीं 100 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होंगे जो नेताजी और शिवपाल सिंह यादव के अलावा वो किसी को नहीं मानते थे। कई बार ऐसे जो सिरे से तो अखिलेश जी के और आजम खान के बीच क्या है बताने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। खैर आप जो पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता रखेंगे, लेकिन हकीकत से दूर भागेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने दौरे किए हैं, अखिलेश यादव तो आते भी नहीं थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, दिल्ली जाकर के मीटिंग करते थे। इसका जवाब कौन देगा? बड़ी और 2000 आप अपनी बात रख लीजिए, सब बातों का जवाब दूंगा, अपना सवाल पूछ लीजिए। लोग सुनेंगे आपको। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, सबसे बड़ी पार्टी आपकी विपक्ष की पार्टी है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से इस प्रदेश ने 4-4 बार सत्ता संभाली है प्रदेश की, जनता की उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं। आप जितना मजबूती से तार्किक तरीके से चीजें रखेंगे जनता आपके साथ खड़ी होगी, जितने तार्किक तरीके से नहीं रखेंगे जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। सत्ता का परिवर्तन आप सब लोगों के हाथ में है। मीडिया सवाल सत्ता से भी पूछे, विपक्ष के होने के नाते ऐसा नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, जब सत्ता सुनती नहीं है, तो विपक्ष से ही एक आसरा होता है, विपक्ष जनता की आवाजें उठाए और जनता तक पहुंचाए। इन सब बातों पर ध्यान आपको जितेंद्र जी रखना पड़ेगा निश्चित तौर से। मीडिया को तो बहुत घेरेंगे, मीडिया को घेर के कुछ नहीं पाया। मीडिया को घेर के पश्चिम बंगाल भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, ये सब चीजें जा रही हैं। हमसे आपकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी को जितने तार्किक तरीके से आप घेरेंगे, मुझे लगता है मीडिया भी आपके साथ खड़ी होगी। जी जितेंद्र जी, सुनील कौशिक जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं। जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से आऊंगी। दिनेश जी आपके पास हाँ जी, सुनील कौशिक जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और आपने कहा कि मीडिया पे सवाल ना खड़ा करिए। आज आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से मीडिया की कार्यकारिणी पे उनके क्रियाकलापों के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है और आप कह रहे हैं कि आप सोनम वांगचुक जी की तुलना अन्ना हजारे जी से नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या सोनम वांगचुक जी के ऊपर एनएसए लगना जायज था? जिन्होंने शिक्षा की जगत में अलग जगाने का काम किया, जिनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कई अवार्ड हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया इस भारत की सरजमी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको जेल में रखा। आज उनकी किरदार खुशी की जा रही है। आज तमाम चैनलों पे मैं देखता हूं पत्रकार उठ करके उनकी, आज देखिए दिखाते हैं सोनम वांगचुक की स्टेज पे कौन पहुंचा। अरे सोनम वांगचुक जी के बारे में दिखाने की हिम्मत नहीं है, उनकी स्टेज पे कौन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आपने प्रमुख बात की कि आपकी पार्टी को वहां जाना चाहिए। वो जिस दिन हम चले जाएंगे, हो सकता है इसी चैनल के माध्यम से दिखाया जाए कि देखिए किस तरीके से एक स्टेज का राजनीतिकरण कर दिया गया। ये अनशन नहीं था, ये अमरण अनशन नहीं था, ये राजनीतिकरण था। डिम्पल यादव तो पहुंच चुकी है, डिम्पल यादव तो मिलकर आ चुकी है। बिल्कुल 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 पहुंची है। आपको पता नहीं होगा, डिम्पल यादव मिल आ चुकी हैं। जी मुझे मालूम है डिम्पल यादव जी मिल आई हैं, साथ में एक सांसद भी गए हैं, लोग विधायक भी गए हैं, पूरा पैनल गया है। तो हम लोग समर्थन